Question number 17. The following are the balances on 31st March 2020 extracted from the books of Das. ये जो इन्फॉर्मेशन है बेटा ये आपके सामने ट्रायल बैलेंस है और इसमें डेबिट और क्रेडिट नहीं लिखा हुआ है। ये आपको समझना है कि कौन सा बैलेंस डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा, कौन सा एसेट्स है, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू है। ये आपको खुद इस स्टेटमेंट को रीड करके ही समझना है। क्वेश्चन ने लास्ट में कहा है स्टॉक ऑन 31st मार्च 2019, एक्चुअली में 2020 है तो ये भी 2022 ही है, was valued at 2,40,000 और क्लोजिंग स्टॉक गिवन है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। 3 अकाउंट बनाने हैं इसमें और ये आपके सामने ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस से तीनों अकाउंट बनाते हैं। तो जब 3 अकाउंट बनाने के लिए कभी क्वेश्चन आ जाए तो उसका ये तरीका है बेटा कि आप तीनों अकाउंट का फॉर्मेट बना लीजिए और एक एक करके आप रीड करते जाइए, उस वैल्यू को वहां लिखते जाए। लेकिन ऐसा काम आप तब करें जब आपको ये चीज़ें प्रैक्टिस कर चुके हों, जैसे 2, 4, 5 बार आप बना चुके हैं अलग अलग ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, लेकिन अभी तक आपने बनाया नहीं है। तो आप कोशिश यही करेंगे कि पहले ट्रेडिंग अकाउंट की सारी वैल्यू रखें, फिर प्रॉफिट एंड लॉस की रखें, फिर बैलेंस शीट। जब ये अच्छे से आ जाए तो तीनों का फॉर्मेट एक साथ बना लेंगे। क्लियर है? अभी आपको क्या करना है, मैं आपके सामने ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाऊंगा। आपको अपने फॉर्मेट ट्रेडिंग के, प्रॉफिट एंड लॉस के और बैलेंस शीट के अपने सामने, नजरों के सामने रखना है। जब मैं ट्रेडिंग बनाऊंगा ट्रेडिंग का फॉर्मेट रखना है, नोट नहीं करना है, सिर्फ फॉर्मेट आपके फॉर्मेट है ना बना हुआ सबका, तो फॉर्मेट अपने सामने रखो और जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं उसको वैसे ही लिखना है। अभी क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं यार, ऐसे करो ना, ध्यान दो। अब ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, जहां तक थोड़ा बहुत तो आपको फॉर्मेट वाइज तो पता ही है ना, ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करिए लेकिन फॉर्मेट वाइज तो होगा आपको। आप मुझे बता सकते हो सेल्स किस अकाउंट में जाएगा? तो बेटा मैं ना यहाँ पे जब आपके एग्जाम में भी आए तो आप ऐसे करके लिख लेना सामने, किस में जाएगा ये? ट्रेडिंग अकाउंट में। क्वेश्चन है ना आपके पास, लिख सकते हो। परचेजेस बताइए कौन से अकाउंट में जाएगा? बस एक ही 2 लोग को पता है क्या, बाकी लोग को नहीं पता? रिटर्न इनवर्ड का दूसरा नाम क्या है? रिटर्न इनवर्ड सेल्स रिटर्न। क्या नाम है बेटा इसका? तो भाई ये तो एक तो है ये सेल्स रिटर्न, ये याद रखते हैं। और ये बताइए कौन से अकाउंट में जाता है? ये भी ट्रेडिंग में जाएगा। रिटर्न आउटवर्ड होता है बेटा परचेज रिटर्न, ये भी ट्रेडिंग में। ओपनिंग स्टॉक बोलो तो कैरेज इनवर्ड, रेंट। अब रेंट सिर्फ लिखा हुआ है, फैक्ट्री का रेंट होता तो ट्रेडिंग अकाउंट जाता, सिर्फ रेंट है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, कहाँ जाता है बेटा ये? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डिस्काउंट, ध्यान से सुनेंगे, डिस्काउंट अलाउड होता है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सिर्फ डिस्काउंट है तब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। लेकिन डिस्काउंट के आगे क्रेडिट लिख देते या डिस्काउंट रिसीव लिखते तो रेवेन्यू हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ लिखा हुआ है क्या? तो ये एक्सपेंस है बेटा, ये भी कहाँ जाएगा? प्रिंटिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, इंश्योरेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, पोस्टेज एंड कॉरियर, प्रॉफिट एंड लॉस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस, बैड डेट्स, डेटर्स, ये एसेट्स है बेटा। ये बैलेंस शीट में कौन सी साइड जाएगा? एसेट साइड। क्रेडिटर हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। लोन क्या है? लायबिलिटी। कैपिटल क्या है? लायबिलिटी। ड्राइंग्स क्या है? लायबिलिटी। ये कैपिटल में से माइनस होता है, डिडक्ट होता है बेटा। बिजनेस प्रीमाइसेस कहते हैं बिल्डिंग को, तो बिजनेस प्रीमाइसेस ये कहाँ जाएगा? एसेट्स में। ऑफिस फर्नीचर एसेट्स में। बात समझ में आई? तो अब हम इसमें किसका अकाउंट बना लेते हैं? पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। फॉर्मेट बनाएंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक मिनट बेटा, ये जो दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक, इसके बारे में थोड़ा सुनना। ये देखो, ये ट्रायल बैलेंस की इंफॉर्मेशन है और ये ट्रायल बैलेंस से बाहर लिखा हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस से बाहर होने का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इसके लिए अभी तक कोई जर्नल एंट्री पास नहीं हुई है बेटा। सेल्स की एंट्री हुई होती है, जर्नल होता है, लेजर होता है, फिर ट्रायल बैलेंस बनता है। तो इसके अंदर जितने भी अकाउंट्स आ रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं। इसके अंदर जितने भी अकाउंट आ रहे हैं, इसका मतलब इसकी ऑलरेडी डबल एंट्री हो चुकी है। सेल्स जब हुआ होगा तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स हो चुका है, परचेज का परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश जर्नल एंट्री में लिख चुके थे हम। मतलब जर्नल से लेजर हुआ, लेजर से ट्रायल बैलेंस बना। तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है सिर्फ एक जगह जाएगा। जो भी ट्रायल बैलेंस में इंफॉर्मेशन है वो कितनी बार कहाँ जाएगा? एक ही अकाउंट में ट्रांसफर होगा, चाहे कहीं पे भी हो।
लेकिन बेटा जो बैलेंस शीट से ट्रायल बैलेंस से बाहर है, इसका मतलब उसकी कोई भी डबल एंट्री नहीं हुई है। तो डबल एंट्री आपको करनी, मतलब 2 जगह रिकॉर्ड करना है। ट्रायल बैलेंस से बाहर होने वाली जो भी चीजें आएंगी हमेशा कितनी जगह रिकॉर्ड होंगी? 2 जगह। तो बताइए क्लोजिंग स्टॉक एक तो जाता है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में, और दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड, है ना जी? याद है आपको? सच में? चलिए जी, ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बनाते हैं। तो तैयार कर लिया है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या आएगा। तो वापस से आते हैं, ज़रा एक बार और देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा था बेटा ट्रेडिंग अकाउंट के लिए, बता सकते हैं आप? हम लोग नहीं, जो क्वेश्चन के अंदर है सबसे पहला आइटम क्या लिखा हुआ है? सेल्स। क्या लिखा हुआ है? अच्छा, ये आपको हमेशा याद रखना है। तो बच्चे सेल्स हम लोग क्रेडिट साइड लिखते हैं, बस इस बात का ख्याल रखना है सेल्स लिखते वक्त कि क्या सेल्स रिटन भी है क्वेश्चन में? बेटा जो सेल्स रिटन है उसका नाम क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिखा हुआ बेटा रिटर्न इनवर्ड, ना नालायक आउटवर्ड, रिटर्न इनवर्ड। तो सेल्स की वैल्यू है बेटा 9,20,000 और रिटर्न इनवर्ड की जो वैल्यू है वो है 13,000। तो 9,20,000 में से 13 गया तो 9,07,000 आपका बैलेंस आ जाएगा। क्या ये सही है? अच्छा जी, सेल्स लिख दिया। सेल्स के बाद दूसरा आइटम का नाम क्या दे रखा है क्वेश्चन में? तो बेटा परचेजेस हमेशा सेकंड पॉइंट होता है, पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। तो आप ओपनिंग स्टॉक ढूंढ लीजिए। तो ओपनिंग स्टॉक पहले आप लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक की जो वैल्यू है बेटा 1,76,000। उसके बाद आ जाइए ओपनिंग स्टॉक के बाद परचेजेस पे आएंगे हम। बच्चे परचेजेस जो है 6,83,000 है। तेरह हज़ार है ना, 9,20,000 में से 13 गए तो 9,07,000 ही तो बचेगा, है ना? परचेजेस लेस परचेज रिटर्न के लिए उन्होंने वर्ड यूज किया रिटर्न आउटवर्ड, तो वही लिखेंगे आप भी, रिटर्न आउटवर्ड, और वो वैल्यू है बेटा 22,000। माइनस करेंगे तो 1,000, 6,61,000। ठीक है जी। उसके नीचे आ जाइए ट्रेडिंग अकाउंट में और क्या चीज़ें आएंगी बताइए? कैरेज इनवर्ड, तो ये लिख लेते हैं सर। कैरेज इनवर्ड्स में है 24,000। उसके बाद है बेटा डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मेरे हिसाब से तो कुछ और नहीं दिख रहा है, आपको दिख रहा है क्या कोई? बस एक लास्ट आइटम इधर लिखेंगे हम लोग, वो क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। बताइए बेटा किसी को कुछ भी डाउट है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 2,40,000। आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज पूछ लीजिए। यस मैम। अभी ये समझ में आया तो प्लीज इसमें कुछ है तो पूछ लीजिए जी। सर एक्सपेंसेस तो डेबिट में आते ना। ट्रेडिंग अकाउंट आपने पढ़ा है पहले, उसका फॉर्मेट आपके सामने है, आप निकाल लो पहले फॉर्मेट निकाल के इसको मैच करो, डायरेक्टली मत करो, पहले फॉर्मेट अपने सामने रखो। आपको फॉर्मेट के हिसाब से चीज़ें समझ में आ रही हैं सब कुछ, तब लिखते जाएंगे। आप नहीं आ रहा है तो पहले फॉर्मेट से सिर्फ मैच करते जाइए क्या क्या चीज़ें आती है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस कैरेज इनवर्ड है, लेकिन रेंट जो है वो बेटा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डिस्काउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रिंटिंग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ने बोला कि सर ये क्लोजिंग स्टॉक जो है आपने क्रेडिट साइड क्यों लिखा? ये इनकम थोड़ी ना होता है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब बचा हुआ स्टॉक, इनकम थोड़ी ना जो आपने क्रेडिट साइड लिख दिया, यही बोला ना सर? बच्चे क्लोजिंग स्टॉक को इनकम की वजह से नहीं लिखा है, इधर हमने एक्सपेंसेस लिखे हैं ना। अब ये सारे एक्सपेंसेस में से इतना स्टॉक अभी बचा हुआ है तो मैंने खर्चे में ज्यादा लिख दिया है। खर्चा इतना हुआ नहीं एक्चुअल में, क्योंकि इतना कितना बच रहा है अभी?
2,40,000 बच रहा है और मैंने पूरा ओपनिंग पूरा परचेज लिख दिया, तो जितना बचा हुआ उसको माइनस करना चाहिए थे। खर्चे मुझे लिखने हैं ना बेटा, कभी भी प्रॉफिट निकालना तो इनकम और एक्सपेंस लिखना होता है। इनकम ये रहा, एक्सपेंस में मैंने सब लिख दिया, जबकि मेरे पास ऑलरेडी स्टॉक बचा हुआ है, तो मुझे वहां से माइनस करके लिखना चाहिए था, तो मैंने यहां से माइनस ना करके इधर दिखा दिया। खर्चे ज्यादा लिखने की वजह से इधर दिखाया जाता है, इस वजह से क्लोजिंग स्टॉक आता है। ठीक है, तो खैर इसको बैलेंस करिए और आंसर बताइए आप क्या आ रहा है आपका। 11,47,000 बेटा, यहां पे भी लिखेंगे 11,47,000 और माइनस कर देंगे 2,86,000 का क्या आया बेटा? ये आ गया बच्चे ग्रॉस प्रॉफिट। वैसे मैं हमेशा मना करता हूं कि कभी भी ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट पहले नहीं निकालना जब तक पूरा क्वेश्चन कंप्लीट ना हो जाए। ध्यान रखना, आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना तो इस बात का पूरा ख्याल रखेंगे, सारी वैल्यू लिख लीजिए लेकिन आंसर मत निकालिएगा। आंसर तब निकालेंगे जब P&L अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट सब बना चुके हैं। उससे ये होता है कि अगर कोई आइटम आपका छूट गया है तो जब आप ट्रेडिंग के बाद P&L बना रहे होंगे तो क्या पता याद आ जाए आपको, क्या पता बैलेंस शीट के दौरान आपको समझ में आ जाए कि ये वैल्यू एसेट्स की नहीं है, ये तो ट्रेडिंग की है, तो आपके गलत आंसर नहीं आएंगे फिर। ठीक है, चलिए ट्रेडिंग बना लिया। अब इसके बाद क्या बनाएंगे बेटा हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आइए जी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जब हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा तो किससे स्टार्ट होता है? ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस। तो इस क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? ग्रॉस प्रॉफिट है, तो बेटा क्रेडिट साइड ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना निकल के आया था बेटा? 2,83,000। उसके बाद स्टार्टिंग से लेंगे हम लोग, फर्स्ट आइटम से चेक करेंगे कि सेल्स लिख चुके, परचेजेस हो चुका, रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, ओपनिंग स्टॉक हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, रेंट ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो हमने रेंट लिख दिया जी 22,000। बच्चे रेंट के बाद हमारे पास है डिस्काउंट्स, ये भी इनडायरेक्ट है। डिस्काउंट की वैल्यू है बेटा 37,500। उसके बाद प्रिंटिंग है बेटा, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, प्रिंटिंग की वैल्यू है 7,200। उसके बाद है बच्चे इंश्योरेंस, इंश्योरेंस की वैल्यू है ये 5,000। उसके बाद है बेटा ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस है हमारे पास 14,000। पोस्टेज एंड कोरियर, पोस्टेज एंड कोरियर ये बेटा 6,200। मिसलिनियस एक्सपेंसेस जी, मिसलिनियस एक्सपेंसेस है सर 9,000। बैड डेट्स, बैड डेट्स की वैल्यू है सर 4,000। और कोई इनकम तो नहीं दिख रहा मुझे, इनडायरेक्ट इनकम है कोई बेटा? मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको लग रहा है कहीं पे हो तो बताइए। इसके बाद हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। नेट प्रॉफिट नेट लॉस अभी निकाल नहीं रहा मैं, आप लोग नोट करिए जब तक। लायबिलिटीज, अमाउंट, assets and amount।
चलिए जी, सबसे पहले आइटम की बात करते हैं। मैंने आपको पहले ही लिखवा दिया था एसेट्स में और लायबिलिटी में क्या क्या जाएगा। तो पोस्टेज, कोरियर, बेड डेट्स, डेटर्स, सबसे पहला आइटम था हमारे पास डेटर्स का। तो बेटा डेटर्स लिखेंगे 2,20,000। डेटर्स आ गया बेटा 2,20,000। डेटर्स के बाद है हमारे पास क्रेडिटर, वो लाइबिलिटी में लिख देंगे। क्रेडिटर्स की वैल्यू है सर 1,28,000। क्रेडिटर्स के बाद है लोन, लोन फ्रॉम साहिल, $50,000। उसके बाद है बेटा कैपिटल, कैपिटल की वैल्यू गिवन है 5,25,000। ड्राइंग्स भी गिवन है तो लेस ड्राइंग्स हो जाएगा 19,100 का आपका ड्राइंग्स है, ये माइनस कर लीजिए। और अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता है तो इसमें प्लस और माइनस करेंगे आप। ड्राइंग्स के बाद है बिजनेस प्रीमाइसेस, बिजनेस प्रीमाइसेस है सर 3,90,000। उसके बाद है सर ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर है सर 15,000। और लास्ट जो कि मैंने आपको बताया था स्टॉक, मैंने आपसे कहा था कि स्टॉक दो जगह जाता है बेटा, एक ट्रेडिंग अकाउंट में, दूसरा बैलेंस शीट में एसेट साइड। ऐसे क्या रीज़न है दो जगह जाने का बेटा? क्लोजिंग स्टॉक की दो जगह लिखने की वजह यह है कि इसकी डबल एंट्री सिस्टम अभी तक हुआ ही नहीं है। कोई भी चीज़ है, जो भी अकाउंट आप लिख रहे हैं, इसका एक ट्रांजैक्शन रहा होगा कभी। रेंट तो पूरी एंट्री करी होगी आपने, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, जितना रेंट में लिखा होगा उतना ही आपने कहाँ लिखा था, कैश में भी। आपने फर्नीचर खरीदा तो जितना फर्नीचर में लिखा उतना ही कहाँ लिखा, कैश में। तो सबका डबल एंट्री हो चुका है, हर चीज़ दो बार रिकॉर्ड हो चुका है। लेकिन जो अभी तक दो जगह नहीं गया वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक, उसकी तो कोई एंट्री नहीं हुई। तो क्लोजिंग स्टॉक को दो जगह आप लिखते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में भी और दूसरा बैलेंस शीट में भी। तो बैलेंस शीट में यहाँ पे आएंगे, स्टॉक करके लिख दीजिए आप। और ये वैल्यू भी कितनी है, 2,40,000। पहले हम नेट प्रॉफिट निकालेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, वहाँ से जो आंसर आएगा वो नेट प्रॉफिट हो या नेट लॉस हो, जो भी आएगा इसमें प्लस और माइनस हो जाएगा। बताइए बेटा कोई डाउट है, पहले तो वो पूछ लीजिए। हाँ जी बताइए, ये नोट कर लिया बेटा आपने? अगर नोट कर चुके ऊपर आइए। सबसे पहले इसका नेट प्रॉफिट नेट लॉस जो भी आ रहा है वो आप मुझे बता सकते हैं क्या आ रहा है। नेट प्रॉफिट आ रहा है सर, तो 2,86,000, तो ये 286 नेट प्रॉफिट निकाल लीजिए, देखिए क्या आ रहा है। $1,81,100, 1,81,100 नेट प्रॉफिट से बेटा। बच्चे ये जो नेट प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट आपका कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। कहाँ ऐड होगा सर? आपके कैपिटल में ऐड होगा। यहाँ पे जाके लिखेंगे ऐड नेट प्रॉफिट 1,81,100 को 505,900 6,87,000
अब दोनों साइड को टोटल कर लीजिए, चेक कीजिए इक्वल आ रहा है कि नहीं। दोनों साइड चेक कर लीजिए बेटा। $22,000 प्लस 3,90,000 प्लस 15,000 प्लस 2,40,000। कुछ बताइए बेटा, क्लियर है ये सब? आपको समझ में आया? देखिए जो एक्स्ट्रा मेहनत है ना आपकी, सबसे पहले स्टार्टिंग में ही आपको डिसाइड कर लेना है इस क्वेश्चन को देखते ही कौन सी चीज़ कहाँ जाती है। बेटा सब चीज़ें एक जगह क्यों आ रही है ये बता दो बस। नहीं, सिंपल सी बात, आप मुझे ये बताओ कि जैसे ये कोई क्वेश्चन हमने उठाया, इस क्वेश्चन में सेल्स एक ही जगह क्यों आ रहा है? इनकम है सर। बेटा इसकी जर्नल एंट्री कैश सेल जब किया था तो पैसा आया था कि नहीं आया था? हाँ या ना, बोलो ना, आया था। तो जितना सेल हुआ था 10,000 का, आपने कितनी जगह लिखा था वो 10,000 को? कैश में भी लिखा था और सेल्स में भी लिखा था, एक जगह नहीं लिखा था आपने, दो जगह लिखा था। हर ट्रांजैक्शंस के दो इफेक्ट किए थे आपने, सेल्स का दो इफेक्ट हुआ था, कैश में भी और सेल्स में भी। तो कैश को कहाँ लिख रहे हो आप? एसेट्स में। सेल्स को कहाँ लिख रहे हो? ट्रेडिंग में, रेवेन्यू में। दो जगह हो रहा है ना। क्या क्लोजिंग स्टॉक की अभी तक कोई एंट्री हुई है? ये बात कैसे समझ में आएगा कि एंट्री हुआ है या नहीं हुआ है? अगर बेटा ट्रायल बैलेंस में होता तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात, उसकी जर्नल एंट्री हो चुकी है, लेजर भी बन चुका है, तभी तो ट्रायल बैलेंस में आया है वो, वरना तो ट्रायल बैलेंस में नहीं आता। ट्रायल बैलेंस में जो चीजें हैं उसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि वो जर्नल हुआ है, फिर लेजर बना है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस बना है। तो अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर है तो ये समझ लीजिए कि आपको उसको कितनी जगह लिखना है? कौन कौन से में? ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट। याद रखेंगे, पहले आपको लर्न करना है, मैं बार बार कहता हूं इसी बात को, पहले याद रखिए। क्लियर? अब दूसरी बात पे वापस आते हैं। सर अगर मान लेते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में है ही नहीं, ट्रायल बैलेंस के बाहर नहीं है, ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो अब बताओ कितनी जगह जाएगा वो? अरे जो भी ट्रायल बैलेंस के अंदर होता है वो कितनी बार जाता, कहां पे लिखते हैं आप? एक ही जगह तो लिख रहे होते हैं या दो जगह लिखते हैं? फिर से सुन लीजिए, ट्रायल बैलेंस के बाहर ट्रेडिंग अकाउंट स्टॉक है तो कहां लिखेंगे आप? दो जगह। कहां कहां? बैलेंस शीट और ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर है तो कितनी जगह लिखेंगे? और वो एक जगह पता क्या है? बैलेंस शीट है। क्या है वो? क्योंकि वो स्टॉक उस वक्त एसेट्स की तरह ट्रीट किया जाएगा। बस समझ में आई? फिर ट्रेडिंग अकाउंट में आप नहीं लिखेंगे। याद रख पाएंगे? पहले ये बताइए आप मुझे, क्या बोला मैंने? ट्रायल बैलेंस के नीचे अगर एडजस्टमेंट में आपको क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है तो उसको कितनी जगह लिखेंगे? कौन सी दो जगह? ट्रेडिंग अकाउंट और अगर ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक है तब सिर्फ बैलेंस शीट में लिखेंगे। क्लियर है सर? चलिए।